इस वीडियो में हम लोग MongoDB को पाइथन के साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे। मैं आप लोगों को अपडेटेड ट्रिक्स, टिप्स सब कुछ बताऊंगा किस तरह से इस्तेमाल करना है। MongoDB को यूज करते हुए मुझे काफी टाइम हो गया और ये कमाल का डेटाबेस है, ये तो दुनिया जानती है। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि पाइथन के थ्रू किस तरह से आप लोग MongoDB में कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेसेस, कलेक्शंस, किस तरह से अपडेट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ किस तरह से आप लोग रीड कर सकते हैं अपने MongoDB डेटाबेस में से। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि MongoDB एटलस क्या है, MongoDB कॉम्पस क्या है। MongoDB अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ और अगर MongoDB आप यूज करना चाहते हैं पाइथन के साथ, क्या कोई डिफरेंस है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। MongoDB एटलस जो है वो है MongoDB ऑन द क्लाउड, जो कि एक सर्विस MongoDB प्रोवाइड करता है। और जो MongoDB कॉम्पस है वो एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और वहां पर या तो आप लोकल डेटाबेसेस एक्सेस कर सकते हो या फिर आप एक्सेस कर सकते हो रिमोट डेटाबेसेस जो कि शायद आपके MongoDB एटलस में हो या किसी और होस्टिंग के साथ हो। इसको आप लोग कुछ PHP MyAdmin की तरह से समझ लो। अगर आप लोग MySQL यूज करते हो, रिलेशनल डेटाबेसेस यूज करते हो, MongoDB मेरा पर्सनल फेवरेट डेटाबेस है। और आज मैं आप लोगों को PyMongo पैकेज की सहायता से MongoDB को यूज करना कितना आसान है ये बताऊंगा। अगर आप लोग भी एक्साइटेड है तो इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में लिख दो आई एम एक्साइटेड। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय MongoDB themselves। मेरे पास पूरा क्रिएटिव कंट्रोल था इस वीडियो को बनाते वक्त और MongoDB टीम जेन्युइनली चाहती थी कि लोग MongoDB एटलस और MongoDB से रिलेटेड फीचर्स सीखें। MongoDB एटलस पर साइन अप करना एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन आप अगर फर्स्ट 150 पीपल में से हो, जो कि नीचे लिंक में क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको $25 मिलेंगे एटलस क्रेडिट्स के तौर पर, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने डेटाबेसेस होस्ट करने के लिए। हम लोग इस वीडियो के अंदर MongoDB एटलस को यूज करने वाले हैं और जानकारी के लिए और MongoDB एटलस पर साइन अप करने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कर सकते हो। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और MongoDB को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूं। यहाँ पर सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो आप लोगों को ये समझाने का करने वाला हूँ कि NoSQL यूज क्यों करते हैं, MongoDB जैसी चीज को यूज क्यों करें। MongoDB को हम लोग यूज करते हैं, अगर मुझे सिर्फ एक सेंटेंस में आप लोगों को आंसर देना हो तो वो होगा इसकी अमेजिंग स्पीड की वजह से और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की वजह से। अब ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है? अगर आप लोग एक रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो आप लोग उसको वर्टिकली स्केल कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ही आराम से आसानी वाली स्केलिंग की बात करूं तो वर्टिकली उसको बहुत आराम से आप स्केल कर सकते हैं। वर्टिकल स्केलिंग का क्या मतलब है? एक सर्वर है आपके पास, उस सर्वर के अंदर लेट से आज 1 GB रैम है, कल आपने उसको बढ़ा के 2 GB कर लिया या 6 GB या 8 GB कर लिया, तो वो जो सर्वर है आपका अब उसके अंदर ज्यादा रिसोर्सेज है। सर्वर तो वही रहा, जो उसमें इंस्टॉल्ड था प्रोग्राम वो भी वही रहा, यानी कि जो डेटाबेस इंस्टॉल्ड था उसमें वो भी वही रहा, लेकिन आपने करा क्या? यहाँ पर आपने उसकी रिसोर्सेज को बढ़ा दिया। ये है वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है कि आपने अलग अलग सर्वर्स का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर सर्विस को अप कर दिया। मैं इसका आप लोगों को एक एनालॉजी देना चाहता हूं। अगर हम लोग बिल्डिंग की बात करें, टॉल बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, एक टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी, आपने उसके ऊपर 3 फ्लोर और बना दिए, आपने वर्टिकल स्केल कर दिया। क्या इस वर्टिकल स्केलिंग की कोई लिमिट है? हाँ यार, इसकी बिल्कुल लिमिट है। वर्टिकल स्केलिंग की सबसे बड़ी जो लिमिट है वो ये है कि आप एक लिमिट तक ही ऊपर को बना सकते हो बिल्डिंग, उसके बाद गिर जाएगी आपकी बिल्डिंग, बना के देख लेना। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की अगर बात करें, अगर आपके पास जगह है, अगर आपके पास स्पेस है, तो आप जितनी मन चाहे बिल्डिंग अपने पड़ोस में बना सकते हैं, गिवन दैट वो जगह आपके पास हो। आपके पास जगह मौजूद होनी चाहिए और अगर आपके पास जगह मौजूद है तो आप लोग हॉरिजॉन्टली स्केल करके जितनी मन चाहे बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास कितनी सीमेंट, कितनी बजरी, कितनी ही ईंटें हो, आप वर्टिकली ऊपर को बिल्डिंग एक लिमिट तक ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो MongoDB की अमेजिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की वजह से, या फिर किसी भी NoSQL डेटाबेस की अगर मैं बात करूं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ MongoDB को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और Mongo और MongoD में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं Mongo वर्सेस MongoD आप लोगों को बताता हूं और यहां पर आप लोग देखो एक स्टैक ओवरफ्लो का आंसर है जो कि बहुत बढ़िया तरह से, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है मेरे हिसाब से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं भी मिले तो जैसे मैंने सर्च किया आप लोग कर लेना। देखो MongoD होता है MongoDaemon और Mongo जो होता है वो कमांड लाइन शेल होती है। अब मैं आपको शॉर्ट पे समझाता हूँ। जब भी आप MongoDB को इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले आप Mongo सर्वर इंस्टॉल करोगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सारा डेटा स्टोर करने में, किस तरह से डेटा को कहाँ स्टोर करना है, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका क्या होगा? MongoD, जो कि ये चीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। अब इससे कनेक्ट करने के लिए आपको किसी एक और प्रोग्राम की ज़रूरत है। वो यहाँ तो आपकी कमांड लाइन शेल होगी जो कि Mongo है, या फिर MongoDB कॉम्पस होगा।
अब ये जो मोंगो डीमन है ये आप लोग मैनुअली तो रन कर सकते हो, लेकिन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो इसको एज अ सर्विस। आप मोंगो सर्वर को एज अ सर्विस इंस्टॉल कर सकते हो, आपके कंप्यूटर में हमेशा रन करता रहेगा, आपको मोंगो डी सिर्फ रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था थ्योरी। अब प्रैक्टिकल आप लोग को जल्दी से दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर मोंगो की जगह इस्तेमाल करेंगे मोंगो डीबी कॉम्पस का। मोंगो डीबी कॉम्पस को आप लोग कुछ PHP माई एडमिन टाइप का समझ लो। PHP माई एडमिन तो वेब पे होता है, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, ठीक है। आप इसकी सहायता से सारे कलेक्शंस, सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई नया डेटाबेस अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर अपने MongoDB सर्वर की, जिसको हमने इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर में एज अ सर्विस, वो हमारे कंप्यूटर में रन होता रहेगा हमेशा, और आप लोग को मैनुअली उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ हम लोग इंस्टॉल करेंगे। कौन कौन सी करेंगे इंस्टॉल? पहली जो चीज़ हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वो होने वाली है हमारी MongoDB कॉम्पस, जिसकी सहायता से हम कनेक्ट करेंगे अपने MongoDB सर्वर पे, ठीक है। दूसरा होने वाला है MongoDB कम्युनिटी सर्वर, जो कि फ्री है और आप लोग इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से करेंगे। तो जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं MongoDB कॉम्पस और अपने MongoDB कम्युनिटी सर्वर को। सो यहाँ पर सिंपली मैं लिखूंगा डाउनलोड MongoDB कॉम्पस, और जो पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट है उस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखो MongoDB की वेबसाइट खुलती है, और यहाँ पर MongoDB कॉम्पस पर मैं क्लिक करूंगा, और इसके बाद यहाँ पर इसका जो डाउनलोड बटन है इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी पसंदीदा लोकेशन पर इसको सेव कर लीजिए कंप्यूटर में, ठीक है। मैं भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखो मैं इसको अब डाउनलोड करने के बाद खोलूँगा। तो ये डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल मैंने इसे कर लिया, खुल गया ये। नेक्स्ट 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 पर क्लिक करूँगा। जैसे यार आप लोग एक गेम इंस्टॉल करते हो या कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, इसको भी कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट यूजिंग कॉम्पस पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करूँगा। वूप्सी क्या एरर आया। तो यार इस एरर को सॉल्व करने के लिए मुझे MongoDB कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और तो इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले डाउनलोड करूँगा, और डाउनलोड ये जैसे ही हो जाएगा आप लोग देखो इसको मैं नेक्स्ट मैं पढ़ लेता हूँ लाइसेंस एग्रीमेंट पूरा का पूरा, और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं कंप्लीट पर क्लिक करूँगा। और आप लोग ये बात इंश्योर करना कि आप इसको एज अ सर्विस इंस्टॉल कर रहे हो। नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना, और परमिशन ज़रूर दे देना यार, परमिशन ही मांगेगा आपसे। और फाइनली ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप वापस से आना अपने MongoDB कॉम्पस में, लेकिन मैं भी वेट कर रहा हूँ इसके इंस्टॉल होने का। तो यार ये यहाँ पर इंस्टॉल हो गया मेरा MongoDB कम्युनिटी सर्वर। अब मैं जल्दी से अपने MongoDB कॉम्पस में जाकर कनेक्ट पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर देखो आप मैं जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करूंगा आप लोग देखो मैं अब कनेक्ट हो चुका हूँ, यानी कि जो मेरा MongoDB कम्युनिटी सर्वर था उससे मेरा MongoDB कॉम्पस कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हो, आप लोग कलेक्शन डॉक्यूमेंट वगैरह आराम से ऐड कर सकते हो। तो यार जो मैंने भी इंस्टॉल करा है अपने कंप्यूटर के अंदर MongoDB कॉम्पस, उसकी वजह से मैं MongoDB पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आप एक बात नोट करना, मैंने दोनों प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं, MongoDB कॉम्पस भी और MongoDB कम्युनिटी सर्वर भी। अब मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करूंगा और मैं कनेक्ट हो जाऊंगा अपने लोकल डेटाबेस से। लोकली मेरे पास ये सारे डेटाबेसेस उपलब्ध हैं जो कि मैंने बना रखे हैं, ठीक है। मैं एक नया डेटाबेस यहीं से बना सकता हूँ, क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करके ये सारे काम किए जा सकते हैं, आप लोग को भी मालूम है। लेकिन यहाँ पर हम पाइथन के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि हम लोग पाइथन की सहायता से अपने MongoDB को कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से अपनी नई टैब खोलेंगे, और यहाँ पर अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग इंस्टॉल पाइथन लिखो, और आप यहाँ से पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। और PyMongo को किस तरह इंस्टॉल करना है आप लोगों को, बहुत ही आराम से आप लोग PyMongo को पिप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। पिप इंस्टॉल PyMongo, दैट्स अबाउट इट। तो मैंने यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लिया अपने कंप्यूटर के अंदर जिसका नाम है MongoDB Python। मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड पर क्लिक करूंगा, और VS कोड में ये फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। मैं इसके अंदर एक main.py नाम से एक पाइथन फाइल बनाऊंगा, और मैंने जो पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, मैं यहाँ पर पिप इंस्टॉल PyMongo लिखूंगा, ठीक है। मैं पिप इंस्टॉल PyMongo लिखूंगा, और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है PyMongo। आपका इंस्टॉल नहीं है तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे लिए बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर PyMongo इंस्टॉल नहीं हुआ। आप लोग ये कमांड रन करोगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार हमने ये काम कर दिया तो हम आएंगे यहाँ पर, और PyMongo आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, PyMongo के डॉक्स हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर उपलब्ध है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को खोलूंगा, क्योंकि मैं यार याद नहीं रखना चाहता किसी भी चीज़ को। मैं ये रटना नहीं चाहता कि यार कलेक्शन किस तरह से बनाते हैं MongoDB में, डेटाबेस किस तरह से MongoDB Python से बनाते हैं। क्योंकि यार देखो मैं आज तो इस पर काम कर रहा हूँ, कल 10 और सॉफ्टवेयर पे काम करूँगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन देखने पर भरोसा रखता हूँ, ठीक है। मैं ट्यूटोरियल खोलूँगा, एग्जाम्पल्स खोलूँगा, शायद मुझे यहाँ पर कुछ मिले। तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है कि यार इस तरह से आप लोग इम्पोर्ट कर लो इसको, तो कर लेते हैं इम्पोर्ट। कहाँ गया मेरा VS कोड,
और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैंने रन किया। आप लोग यहाँ पर सिर्फ पाइथन main.py लिखकर भी रन कर सकते हो उसको, तब भी रन हो जाएगा। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप लोग देखो इन्होंने कोड स्निपेट दिए हुए हैं, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर देखो और भी बढ़िया कोड स्निपेट जो कि आपके लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लाइंट इज इक्वल टू मोंगो क्लाइंट और इसको रन करूँगा। रन क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो ये कह रहा है मोंगो क्लाइंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पाई मोंगो, क्योंकि पाई मोंगो के अंदर है मोंगो क्लाइंट, पाई मोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट, और ये अब चल गया। ठीक है, तो मेरा कोड बिल्कुल सही है। टाइम टू टाइम अगर हम रन करते रहेंगे अपने कोड को तो हमें पता चलता रहेगा कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने फ्रॉम पाई मोंगो इम्पोर्ट मोंगो क्लाइंट किया था, इसलिए इनका चला था, लेकिन हमने कुछ इस तरह से कर लिया, दोनों वैलिड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और गेटिंग अ डेटाबेस, ये बता रहा है किस तरह से आपको एक डेटाबेस प्राप्त करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा db इज इक्वल टू क्लाइंट टेस्ट डेटाबेस, जो इन्होंने लिखा हुआ है मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है, इससे भी पहले मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर लिखूंगा इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू और लिखूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, इंडेंटेशन लगा देता हूँ, पाइथन में इंडेंटेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। सेव करता हूँ और आप देखो क्लाइंट इज इक्वल टू पाई मोंगो डॉट ये मैंने किया, db इज इक्वल टू क्लाइंट ये किया, और डॉक्यूमेंटेशन में वापस आते हुए एक कलेक्शन भी हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा है कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन मोंगो डीबी एंड कैन बी थॉट ऑफ एज इक्विवेलेंट ऑफ अ टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस। जो लोग रिलेशनल डेटाबेस से आते हैं उनके लिए इन्होंने ये बात भी लिख दी है, गेटिंग अ कलेक्शन इन पाई मोंगो वर्क्स द सेम एज गेटिंग अ डेटाबेस। ठीक है, आप यहाँ तो कुछ इस तरह से कर सकते हो या इस तरह से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने जिस तरह से अपना टेस्ट डेटाबेस लिया उसी तरह से मैं ये काम भी करूंगा। मैं कहूँगा कलेक्शन इज इक्वल टू दिस और मैं प्रिंट करूंगा कलेक्शन को। ठीक है, कलेक्शन को प्रिंट करूंगा और यहाँ पर देखो ये कलेक्शन इसने मुझे दे दी है। अब मैं अगर अपने MongoDB कॉम्पस में जाऊँ तो आप देखो यहाँ पर कहीं से कहीं तक मुझे ना डेटाबेस मिल रहा है ना कलेक्शन मिल रही है, लेकिन ये रियल टाइम रिलोड नहीं होता है। याद रखना आप लोग, रियल टाइम रिलोड नहीं होता है, ये रिलोड बटन होता है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोगों को दिख जानी चाहिए थी कलेक्शन, लेकिन अभी मुझे नहीं दिख रही है और उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। उसका रीज़न ये है कि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं किया है इस कलेक्शन के अंदर और ये कलेक्शन अभी बनी नहीं है, ये सिर्फ मैंने कलेक्शन को प्राप्त करने का कोड लिखा है। ठीक है, तो कलेक्शन को हम लोग बनाएंगे किस तरह से, क्रिएट किस तरह से करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाय द वे, हम एक डॉक्यूमेंट अगर इंसर्ट कर देंगे अपनी कलेक्शन के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर ये कोड रन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा इस डॉक्यूमेंट को। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसके बाद मैं फॉर्मेट करूँगा इस कोड को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो लिखा है पोस्ट्स इज इक्वल टू db डॉट पोस्ट्स। ठीक है, तो पोस्ट क्या है, पोस्ट नाम की एक कलेक्शन है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पोस्ट इज इक्वल टू db डॉट पोस्ट पोस्ट डॉट इंसर्ट वन और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ पोस्ट 1। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर p और यहाँ लिख देता हूँ 1 और यहाँ पर डॉट इंसर्टेड id और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा पोस्ट अंडरस्कोर id। ठीक है, तो मैं ये काम जब करूँगा, मैं यहाँ पर कलेक्शन इज इक्वल टू मैंने ये किया है, मैं ये हटा दूंगा अभी के लिए। ठीक है, इनफैक्ट कमेंट आउट करूँगा। मैं इस कोड को अगर रन करूँगा तो आप लोग देखो इसने मुझे एक आईडी दे दी और अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो आप देखो यहाँ पर कहीं से कहीं तक मुझे ये डेटाबेस ऑफ कलेक्शन, सॉरी कलेक्शन नहीं मिली, ना ही डॉक्यूमेंट मिला। रिलोड करूँगा तो नीचे नज़र रखना, देखो ये आ गया टेस्ट डेटाबेस मेरा और इसके अंदर एक पोस्ट आ गई और यहाँ पर देखो जो डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट किया था वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूँ, कलेक्शन क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या होता है और आपका डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस हमारा टेस्ट डेटाबेस है, आप इसको एक फोल्डर की तरह समझ लो। पोस्ट जो है उसको आप एक और फोल्डर की तरह समझ लो और डॉक्यूमेंट आप समझ लो एक जेसन फाइल है। ठीक है, इस तरह से डेटा स्टोर होता है MongoDB के अंदर। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस हो सकती हैं, एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और MongoDB की ब्यूटी ये है कि आप लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर अलग अलग स्कीमा से क्रिएट करके इंसर्ट कर सकते हो। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको एक सेट स्कीमा को ही फॉलो करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि MongoDB एटलस क्या होता है और MongoDB एटलस को क्यों इस्तेमाल करना है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे MongoDB के इस पेज पर, MongoDB फॉर पाइथन डेवलपर्स। आप ट्राई फ्री पर क्लिक करना, आप लोग इंश्योर करना कि आप लोग डिस्क्रिप्शन वाला लिंक ही इस्तेमाल करें क्योंकि उससे आप लोग को $25 मिलने वाले हैं क्लाउड क्रेडिट्स में। और ट्राई फ्री पर क्लिक करने के बाद आप लोग साइन अप करना। मैं यहाँ पर अपनी ये सारी डिटेल्स भर देता हूँ और वापस आता हूँ। तो यार यहाँ पर अब मुझे एक मैसेज मिलता है कि आप अपने ईमेल को वेरीफाई करो। मैं अपने ईमेल को वेरीफाई करता हूँ जल्दी से और वापस आता हूँ। तो मैंने अपने ईमेल के अंदर जो लिंक था उस पर क्लिक किया और यहाँ पर देखो ये कह रहा है ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड
साउंड्स ग्रेट, कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर मुझे वेलकम बोल रहा है, यूज योर अकाउंट टू डिप्लॉय अ क्लाउड डेटाबेस विद MongoDB एटलस एंड कॉन्टैक्ट सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप लोग देखो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, व्हाट इज योर गोल टुडे, योर आंसर विल हेल्प अस गाइड यू सक्सेसफुली। तो मैं कहूँगा एक्सप्लोर व्हाट आई कैन बिल्ड और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कर दूंगा माइक्रो सर्विसेज, इसके बाद प्रिफर्ड लैंग्वेजेस में पाइथन और मैं फिनिश पर क्लिक कर दूंगा एंड दिस शुड टेक मी टू अनदर पेज। अब यहाँ पर मैं फ्री पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। तो इस पेज पर यहाँ पर मैं शेयर्ड पर क्लिक करूंगा, AWS पर क्लिक करूंगा, रीजन में मैं मुंबई पर क्लिक करूंगा, जो भी चीज़ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दी गई है उसको मैं ऐसे के ऐसे ही रहने दूंगा। फिर इसके बाद M0 सैंडबॉक्स फ्री फॉरएवर है जो कि, और ऑब्वियसली यार अगर आपकी एप्लीकेशन पर आ रहे हैं लोग, यूजर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन यूजर से किसी ना किसी तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं, तो आप लोग पेड प्लान पर माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स सब कुछ मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसको क्लस्टर 0 रहने दूंगा और क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक कर दूंगा। अब ये MongoDB एटलस जो है इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये क्लाउड पर होस्टेड है। ठीक है, तो क्लाउड पर क्योंकि ये होस्टेड है तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सर्वर डाउन जाएगा या फिर कुछ भी होगा, ये सब टेंशन आपकी नहीं है, MongoDB की है। अब ये मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालूंगा और उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया, मैं क्रिएट यूज़र पर क्लिक करूंगा और ये यूज़र जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब ये कह रहा है वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट फ्रॉम, कहाँ से कनेक्ट करना चाहोगे, तो मैं कहूँगा मैं अपने लोकल इन्वायरमेंट में से कनेक्ट करना चाहूँगा और मैं अपने IP एड्रेस को ऑटोमेटिकली ऐड कर दूंगा। ये मेरा IP एड्रेस को ऑटोमेटिकली लेगा और यहाँ पर ऐड भी कर देगा। देख रहे हो कितनी कमाल की चीज़ है, बहुत ही सिंपल है यार एकदम। फिनिश एंड क्लोज पर क्लिक करो और गो टू डेटाबेसेस पर क्लिक करो। ठीक है, और मैं अपने जो डिटेल्स हैं उनको सेव कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये देखो कि ये सारी चीज़ें मुझे दिखा रहा है और ये क्लस्टर बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है और मैं इसको टाइम दूंगा और वापस आऊँगा। देखो ये बता रहा है कि 1 से 3 मिनट थोड़ा सा टाइम दे दो, हम लोग बना रहे हैं आपके क्लस्टर को, तो मैं थोड़ा सा टाइम इसको दूंगा और उसके बाद वापस आऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये बन चुका है। मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और ये मुझे यहाँ पर देखो कनेक्शन स्ट्रिंग दे देगा, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट यूजिंग MongoDB कॉम्पस पर क्लिक करूँगा और ये मुझे जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो दे देगा। तो मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करूँगा, आप लोग देखते जाना मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। और मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि मैं अभी अपने लोकल डेटाबेस से कनेक्टेड हूँ, जो लोकल मेरा MongoDB है उससे कनेक्टेड हूँ। अब मैं MongoDB एटलस से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग डालूंगा। ठीक है, और ये जो मेरा पासवर्ड है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि मेरा पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने पासवर्ड को डालता हूँ और अपने पासवर्ड को डालने के बाद मैं कनेक्ट पर क्लिक करूंगा सीधे। ठीक है, एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि अपना पासवर्ड टाइप करने से पहले ये एंगुलर ब्रैकेट्स आप लोग हटा देना। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने पासवर्ड को पेस्ट करूंगा और उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब देखो मेरा जो पासवर्ड था उसमें थे स्पेशल कैरेक्टर्स। अब ये मुझसे कह रहा है मेक श्योर दैट एनी स्पेशल कैरेक्टर्स आर URL इनकोडेड, तो वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे डेटाबेस पासवर्ड के अंदर @ मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल इफ योर पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट इज दिस यू नीड टू इनकोड योर पासवर्ड एज दिस। ठीक है, तो इस तरह से जो @ है उसको आपको %40 करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे %40 करके लिखना पड़ेगा। इन्होंने सारे कैरेक्टर्स कवर कर दिए तो अपने कैरेक्टर्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा अभी जल्दी से। तो यार मैं कनेक्ट हो चुका हूँ अपने इस डेटाबेस से। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मुझे टूल मिला ऑनलाइन, मुझे नहीं पता ये टूल किसका है, बट मैंने सिंपली ऑनलाइन URL इनकोडर लिखा और पहले लिंक पर क्लिक किया। अब मान लो मेरा ये पासवर्ड था। ठीक है, ठीक है, ये मान लो मेरा पासवर्ड था, मैं इनकोड करूंगा तो ये देखो इनकोड हो गया ये पासवर्ड। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है अपने पासवर्ड को इनकोड करने में तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और अब देखो यहाँ पर मैं कनेक्ट हो चुका हूँ इस चीज़ से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से कनेक्ट हो चुका हूँ, मैं यहाँ पर ज़रा एक कलेक्शन बना के देखूंगा। ठीक है, तो मैं डेटाबेसेस पे आऊँगा, इनफैक्ट एक डेटाबेस ही बना के देखता हूँ और इसका नाम रखते हैं कोड विद हैरी। ठीक है, कोड विद हैरी रखेंगे, कलेक्शन का नाम भी रखेंगे कोड विद हैरी। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर दूंगा और देखो कोड विद हैरी भी बन गया और ये वाली कोड विद हैरी कलेक्शन भी बन गई। ठीक है, क्या ये मुझे यहाँ पर शो होंगे, क्या ये यहाँ पर शो होंगे मुझे, वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो मैं या तो ये क्लस्टर 0 पर क्लिक कर सकता हूँ या ब्राउज कलेक्शंस पर क्लिक कर सकता हूँ। मान लो मैं ब्राउज कलेक्शंस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो है सारी कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगी। तो मैंने एक कलेक्शन बनाई है अभी कोड विद हैरी। ठीक है, तो ये देखो ये कोड विद हैरी कलेक्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिल गई। ठीक है, मान लो मैं इसके अंदर डालता हूँ कुछ डेटा। ठीक है, एक सैम्पल डेटा डालता हूँ और मैं यहाँ पर जो सैम्पल डेटा डालने वाला हूँ वो है नेम हैरी। ठीक है, और मैं आप लोग को दिखा दूँ कि ये नेम हैरी यहाँ पर नहीं है। मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, डेटा यहाँ नहीं है,
अप्लाई पर मैं क्लिक करूँगा जैसे कि लोडिंग डॉक्यूमेंट्स, और इसने इंसर्ट नहीं किया, मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट अभी तक हुआ नहीं है। मैंने एक्चुअली यहाँ पर गलत जगह पर इसको टाइप कर दिया, मुझे टाइप करना था यहाँ पर इंसर्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम और यहाँ पर लिखूँगा हैरी, ठीक है, और सैलरी 2 रुपये, ठीक है। तो ये इसने इसको स्ट्रिंग लिया है, तो मैं इसको ज़रा नंबर कर दूंगा, int 64 कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट, एंड योर डॉक्यूमेंट इज इंसर्टेड। रिफ्रेश, लोडिंग डॉक्यूमेंट, इंसर्ट हो चुका है मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक ब्लैंक मैंने इंसर्ट कर दिया गलती से, कोई बात नहीं। क्या ये यहाँ पर अपीयर होंगे? ऑब्वियसली यार, क्यों नहीं होंगे अपीयर, ठीक है। तो देखो कितना फास्ट है, ब्लेजिंग फास्ट है, एकदम फटाक से एकदम इसने दिखा दिया मुझे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस MongoDB कलेक्शन और डेटाबेस को यहाँ से कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने जो MongoDB की कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करूंगा, जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैं कनेक्ट पे और डिस्कनेक्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा, मुझे मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग दिखेगी। मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को पता है क्या करूंगा, एट द टॉप बना दूंगा, एट द टॉप। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट मैं आप लोग को अपना पासवर्ड नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दूंगा। इसको मैं स्मॉल c लिख देता हूँ, और यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी, ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा। और यहाँ पर ऊपर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी पेस्ट करने वाला हूँ, जो कि मुझे डिस्कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद दिखेगी। यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, जो कि मैंने डाली थी यार अभी थोड़ी देर पहले MongoDB कॉम्पस में, वो स्ट्रिंग में कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यार मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पर देखो इसने क्या किया, इंसर्ट कर दिया ये P1, ठीक है। देखता हूँ इंसर्ट किया कि नहीं। तो मैं दोबारा से उसी अपने MongoDB क्लस्टर से कनेक्ट हो चुका हूँ, डेटाबेसेस में आऊँगा। क्या इसने एक टेस्ट डेटाबेस बनाया? हाँ। क्या इसने वो P1 वाला डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया? हाँ किया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि करके कि CRUD ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं MongoDB के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट से शुरू करूँगा। आप लोगों को अपनी कलेक्शन और अपना डॉक्यूमेंट MongoDB के अंदर देखने को तभी मिलेगा जब आप लोग उसको इंसर्ट करोगे कोई डॉक्यूमेंट। कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर आपने एक कलेक्शन बनाई, एक डेटाबेस बनाया, तो आप लोग को वो कलेक्शन डेटाबेस देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप उसमें एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पर अब CRUD ऑपरेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कोड को ना अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग ना एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं एक क्लासरूम का, एक स्कूल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट, और मैं यहाँ पर ज़रा पाउंड सिंबल का इस्तेमाल करता हूँ, पाइथन में हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट में नहीं। मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएटिंग अ डेटाबेस फॉर अ स्कूल, ठीक है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर हमने स्कूल का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं क्या लिखूँ यार इसका नाम, विजडम अकेडमी, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा क्लाइंट विजडम अकेडमी। अब यहाँ पर अपने एक डेटाबेस बना दिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर क्रिएटिंग अ कलेक्शन। कलेक्शन आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, ठीक है, क्रिएटिंग अ कलेक्शन। और इस कलेक्शन का नाम मैं क्या रखने वाला हूँ, इस कलेक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सारी क्लासेस 10th क्लास तक, ठीक है। और सारी क्लासेस के अंदर सारे स्टूडेंट का डेटा रहेगा, उनका नाम, किसने फीस जमा करी स्कूल की, किसने नहीं, किसके कितने मार्क्स आए, रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब ऑनलाइन डाउनलोड होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ डेटाबेस फॉर अ स्कूल हमने लिख दिया, क्रिएटिंग अ कलेक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया, और क्रिएटिंग अ कलेक्शन में जाकर पोस्ट इज इक्वल टू db.posts, ठीक है। और यहाँ पर हम जो कलेक्शन बनाने वाले हैं उसका नाम है क्लास 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कलेक्शन इज इक्वल टू db.class1, ठीक है। तो क्लास 1 एक सिंपल सी कलेक्शन होने वाली है जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूंगा स्टूडेंट वाइज। तो क्लास 1 के अंदर जो जो स्टूडेंट्स हैं एक एक करके मैं उनके डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी मैं लिखने वाला हूँ। ये एक पाइथन डिक्शनरी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट इन्फो नाम की एक पाइथन डिक्शनरी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्टिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पर कलेक्शन नहीं, स्टूडेंट इन्फो इज इक्वल टू मुझे लिखना है, एक पाइथन डिक्शनरी मुझे बनाना है, और उस पाइथन डिक्शनरी के अंदर मुझे क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है स्टूडेंट की। तो उसका नेम, ठीक है, नेम लेट अस से हैरी, ठीक है। और उसके बाद क्लास
और मैं ये वाला जो नेम है इसको स्मॉल में रखूँगा, की वैल्यू पेयर से ही, ठीक है। क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि क्लास 1 के अंदर है ये। या फिर मैं एक काम करूँगा, सेक्शन लिखूँगा। क्लास तो ऑलरेडी हमने लिख रखी है ना, कलेक्शन का नाम दे रखा है सेक्शन 1, ठीक है। ABC भी होता है सेक्शन, ठीक है। मैथ्स मार्क्स, ठीक है, मैथ्स अंडरस्कोर मार्क्स, लेट अस से 100 on 100, ठीक है। फिर SST मार्क्स, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 99, एक कट गया है, ठीक है, 99 on 100, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना करूँगा और इस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट कर दूंगा ये डॉक्यूमेंट, और इसकी ID मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। मैं काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। कुछ इस तरह से एक काम करते हैं, एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखूँगा स्टूडेंट विद ID दिस हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डेटाबेस नेम्स कैन नॉट कंटेन द कैरेक्टर। मैंने डेटाबेस नेम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया क्या? तो मैंने क्लाइंट विजडम एकेडमी लिखा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो लिखा। ये मुझे क्या एरर दे रहा है, कह रहा है कि तो ये कह रहा है यार स्पेस कैरेक्टर नहीं आना चाहिए डेटाबेस नेम के अंदर, विच इज़ करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल लेटर में कर देंगे, विजडम डैश एकेडमी करेंगे, ठीक है। तो विजडम एकेडमी नाम से डेटाबेस बना लेते हैं, और ये अब बन जाना चाहिए। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट हो जाना चाहिए। देखो ये कह रहा है स्टूडेंट विद ID दिस हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाना चाहिए। क्या ये यहाँ पर अभी मुझे दिखेगा? क्या ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, रिलोड करना पड़ेगा यार। रिलोड करूँगा, विजडम एकेडमी भी बन गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लास 1 बनाया, क्लास 1 के अंदर ये डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, आइडियली इसको एक एक करके प्रोग्राम लिखकर इंसर्ट नहीं करेंगे, हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रामेटिकली इंसर्ट करेंगे। लेट अस से हम एक फ्लास्क ऐप बनाते हैं, हम एक जेंगो ऐप बनाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं अपने इस MongoDB इंस्टेंस से, और बड़े आराम से चीज़ें होती रहेंगी। बाय द वे, अगर आप जेंगो यूज़ करो तो उसका अपना ORM होता है, वो आपको बताएगा किस तरह से MongoDB से कनेक्ट करना है। बस फ्लास्क की सहायता से आप लोग PyMongo यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आप फ्लास्क SQL के भी यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता ये सब चीज़ें क्या है तो आप बाद में सीख लेना, बट बेसिक यूजेज जो है वो ये है। अगर आप अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट में क्रिएट करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो डॉक्यूमेंट, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब मान लो कि मैं रीड करना चाहता हूँ सिर्फ डॉक्यूमेंट की, तो मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्टिंग का डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं काम करूँगा, यहाँ पर एक इंसर्ट डॉक्यूमेंट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, और आपको यार ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं जो इंसर्ट डॉक्यूमेंट है ना उसको एक जगह पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक जगह पर लेकर आ रहा हूँ, इंसर्टिंग का डॉक्यूमेंट को एक जगह पर लेकर आ रहा हूँ मैं, और इसके लॉजिक को एक जगह इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा, ठीक है, और मैं ईजिली कमेंट आउट कर पाऊँगा। तो मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा फंक्शन है, जो कि भी मैंने ये बनाया, इसको मैं रन करूँगा और मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा, क्योंकि अब मैं इंसर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। अब लेट अस से कि मैं एक कलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि होता है हमारा रीड। ये तो क्रिएट था, ठीक है। तो जो हमारे करंट ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर आता है हमारा क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो करंट ऑपरेशन में से जो क्रिएट था, जो फर्स्ट ऑपरेशन था हमारा, वो क्रिएट था, वो मैंने आप लोगों को भी करके दिखाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को रीड करके बताऊंगा, रीड किस तरह करना है। सिर्फ अगर आप लोग रीड करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे, ठीक है। तो रीडिंग अ कलेक्शन, ठीक है, ये हम देखें किस तरह से रीड करना है कलेक्शन। क्या मुझे याद है फंक्शंस? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जाऊँगा, वैसे मुझे याद है बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा अपने आप से कि मैं याद रखूँ, ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर ढूंढूंगा कि किस तरह से मैं क्वेरी कर सकता हूँ। क्वेरिंग का मतलब रीड ही है, ठीक है, आप टेंशन मत लेना इसकी। अब यहाँ पर देखो, आप फाइंड 1 करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर फाइंड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। अब मैंने कलेक्शन db.class1 कर दिया। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर कलेक्शन डॉट फाइंड सारी की सारी कलेक्शंस फाइंड कर दो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ माई स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, और मैं इसके बाद माई स्टूडेंट्स को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या चीज़ देगा, मैं इसको अगर रन करूँ, आप लोग को रन करके दिखाऊँ, तो ये कह रहा है स्टूडेंट ID नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर नेम स्टूडेंट ID इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये मैंने जो प्रिंट था ये यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा और यहाँ पर लेकर जाऊँगा, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है कर्सर ऑब्जेक्ट। लेकिन इस कर्सर ऑब्जेक्ट में से डॉक्यूमेंट को किस तरह से निकाला जाए, तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेरिंग मोर देन 1 डॉक्यूमेंट सेक्शन में अगर आप लोग चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप चला सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा
फॉर आइटम या फिर फॉर स्टूडेंट इन माई स्टूडेंट्स प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। मैं ये रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स मेरे प्रिंट होकर मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन रीड ऑपरेशन कुछ कॉम्प्लेक्स तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। अब मान लो मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ये जो मैंने इंसर्ट किया, मान लो हैरी के बाद मैं यहाँ पर जॉन लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं 90 करता हूँ और SST में जॉन के मार्क्स 29 करता हूँ, सेक्शन 2 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको रन करता हूँ और ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंसर्ट हो गया, हैरी भी इंसर्ट हो गया। ओके, हैरी इंसर्ट नहीं हुआ, हैरी ये प्रिंट करके दिखा रहा है जो कि ऑलरेडी पहले मैंने इंसर्ट किया था। अब मान लो मैं ड्रेक लिखता हूँ, ठीक है। ड्रेक का भी सेक्शन 1 होगा, ठीक है। और ड्रेक के मार्क्स ना थोड़े से ज़्यादा आए हैं, ठीक है। और SST भी आती है ड्रेक को बहुत अच्छी। रन करूँगा और आप लोग देखो यहाँ पर ये भी इंसर्ट हो गया है। फिर 79, 39, 35 और यहाँ पर मैं 2 करूँगा और इसके बाद सेव करके इसको रन करूँगा। और देखो मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अब डाल दिए। अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ये जो इंसर्ट डॉक्यूमेंट मैंने लिखा हुआ है। और इसको मैं कमेंट आउट क्यों कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं अब सिर्फ रीड करूँगा, ठीक है। अब मैं रीड करूँगा और यहाँ पर मैं फाइंड के बाद फिल्टर लगा सकता हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पर सेक्शन को 1 करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है सेक्शन इज नॉट डिफाइंड, मुझे डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा अपने सेक्शन को। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रन करूँगा, कुछ सेलेक्ट करके रन मत करना आप लोग। तो देखो सिर्फ सेक्शन 1 वाले यहाँ पर आ गए। अब मान लो मैं सेक्शन 1 के साथ साथ यहाँ पर नेम को भी हैरी कर दूँ, यानी कि इतना बड़ा फिल्टर में लगा दूँगा यार नेम भी हैरी हो और सेक्शन भी 1 हो। तो कुछ इस तरह से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। तो ये रीड ऑपरेशन हो गया। अब आप फाइंड 1 भी कर सकते हो। अगर मैं फाइंड 1 इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर फाइंड की जगह तो चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। और किस तरह बदलेंगी ये भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल D करूँगा, जहाँ मैं माई स्टूडेंट्स कर रहा था वहाँ माई स्टूडेंट लिखूंगा, ठीक है। और फॉर लूप नहीं लगाऊंगा, अब सिंपली प्रिंट कर दूंगा माई स्टूडेंट को। तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग फाइंड फंक्शन और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग फाइंड 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये यूजिंग फाइंड 1 फंक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। टैब सेव रन करूंगा इसको और जो फाइंड मैंने यहाँ पर लिखा तो ये देखो ये प्रिंट कर रहा है एक कर्सर ऑब्जेक्ट। तो ये फाइंड 1 मुझे यहाँ पर करना था यार, फाइंड मैंने क्यों कर दिया। रन करूंगा और ये कह रहा है कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो ये कह रहा है यार फाइंड 1 तो कोई मेथड ही नहीं है, ये क्या करना चाह रहे हो। तो आई गेस ये फाइंड अंडरस्कोर 1 होता है, बट लेट मी चेक यार। मैं यहाँ पर चेक करूंगा फाइंड 1, ठीक है। तो फाइंड अंडरस्कोर 1 होता है। और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना कि यार मुझसे गलती हो गई ना, नो टेंशन, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ सेक्शन 1 में फाइंड 1 करूँगा और मैं रन करूँगा। तो रन कर रहा हूँ तो स्टूडेंट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो मैंने ना क्या किया था ना, सेलेक्ट कर लिया था एक्चुअली। मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, सिर्फ ये रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको रन करूँगा। टेम्प कोड रनर फाइल ये तब बनाता है जब आप कुछ सेलेक्ट करके रन करते हो, तो कुछ भी सेलेक्ट करके रन मत करना, ठीक है। बाय द वे मैंने कोड रनर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, अगर आप लोग को नहीं पता तो, ठीक है। तो कोड रनर एक्सटेंशन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ एक इसने फेच किया फाइंड 1 की सहायता से, और आप लोग बाकी समझ चुके हो यार कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। रीड का भी एक फंक्शन में बना दूंगा, ठीक है। एक रीड का भी फंक्शन बना दूंगा जिस तरह से मैंने क्रिएट का बनाया था। रीडिंग का कलेक्शन रीड का भी बना दूंगा एक, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैं कट करूंगा और यहाँ पर मैं डेफ डी डॉक्यूमेंट्स के नाम से बनाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा रीड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं। और मैं काम और करूँगा, यहाँ पर जो इंसर्ट डॉक्यूमेंट है ना, कट करके इसको भी ऊपर ले जाऊंगा। कहाँ गए तुम, कहाँ गए, एक मिनट। इंसर्ट डॉक्यूमेंट रीड डॉक्यूमेंट्स को भी मैं ये करूँगा और यहाँ पर एंटर टॉप लिख दूंगा। जस्ट आप लोगों के लिए कोड को अरेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है, ठीक है। 2 ऑपरेशंस और रह गए, ठीक है। तो मैं अपडेट करूँगा और मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ अपडेट किस तरह से करना है। आगे बढ़ने से पहले बल्क इंसर्ट के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। बल्क में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कुछ इस तरह का सिंटेक्स इस्तेमाल करके इंसर्ट कर सकते हो, उसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब मैं मूव करूँगा अपडेट की तरफ। तो जो पाइमोंगो की डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसमें मैं यहाँ पर अपडेट सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये सर्च कर रहा है और यहाँ पर इसने मुझे दे दिए हैं कुछ मेथड्स, अपडेट 1 और अपडेट मैनी, ठीक है। तो मैं इन मेथड्स को खोलूँगा, अपडेट 1 और अपडेट मैनी को, ठीक है। और देखूँगा किस तरह से अपडेट किया जा सकता है। अब जिसका भी सेक्शन 1 था
उसका सेक्शन लेट अस से जो विजडम एकेडमी है उसने डिसाइड किया कि यार हम अब क्या करेंगे कि जो हमारे सेक्शंस हैं उनको हम लोग कुछ इस तरह से नेम करेंगे 101 102 इंस्टेड ऑफ 1 and 2 फॉर सम रीज़न, यार मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा अगर उन्होंने डिसाइड किया, आप एक डेवलपर हो, आपके पास ये रिक्वायरमेंट आती है, तो आप लोग डेफिनेटली उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना चाहोगे। और ऐसा आप लोग करोगे कुछ इस तरह से। आप क्या करोगे, जिस तरह से हम पहले लिख रहे थे collection.find, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर collection.update, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपडेट लिखूँगा और अपडेट के बाद मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ गया अपडेट, तुम कहाँ हो, अपडेट मैनी अपडेट 1, ठीक है। तो या तो आप एक अपडेट करना चाहोगे या आप लोग ज़्यादा, ठीक है, अपडेट करना चाहोगे। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट 1 करूँगा कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेट 1, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला मेरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सेलेक्टर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जहाँ जहाँ सेक्शन 1 है, ठीक है, इस तरह से मैं डिक्शनरी पास करूँगा। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा अपडेट 1 का, वो क्या होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट अपडेट 1 का होने वाला है कि आप लोग क्या करना चाहते हो, ठीक है, जो आपका अपडेट है। तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ किसको, जो मेरा सेक्शन है उसको इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ बाय 100, तभी वो 100 102 ऐसे होगा, ठीक है। रन करें इसको, चलो रन करते हैं। रन किया मैंने इसको और ये अपडेट हुआ कि नहीं, ये तो MongoDB कॉम्पस ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा, रिलोड किया मैंने और यहाँ पर देखो जहाँ 1 2 3 4 था वहाँ पर 101 हो गया। सिर्फ मैंने सेक्शन 1 वालों को अपडेट किया है और यहाँ पर मैंने अपडेट 1 किया है, अपडेट मैंने नहीं किया है, याद रखना, तभी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपडेट मैनी करूँगा, ठीक है, अपडेट मैनी करूँगा, ठीक है। तो अपडेट मैनी करने से पहले मैं क्या करूँगा, collection.update मैनी। अपडेट मैनी करने से पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो 101 हुआ है ना, इसको यहाँ से अपडेट कर दूँगा। बाय द वे आपको मालूम ही होगा, यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको कमेंट आउट करूँगा और सेक्शन 1 वालों को ही नहीं बल्कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं ये वाला कमांड रन करूँगा इस तरह से और सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरे सेक्शन 100 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी देखो ये 12 है ना, रिफ्रेश करूँगा, देखो 101 102 101 102 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपडेट 1 अपडेट मैनी कर सकते हो और इस तरह से अपडेट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है MongoDB के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको कट करूँगा यहाँ से और यहाँ पर अपडेट डॉक्यूमेंट्स एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके अपडेट डॉक्यूमेंट्स के डी को कैपिटल करके यहाँ पर अपडेट डॉक्यूमेंट्स को रन करके डिलीट की बात करूँगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिलीट ऑपरेशन की, ठीक है। और डिलीट ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे कैसे, चलो डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन को यार सर्च कर लो, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर अपडेट सर्च किया, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, डिलीट, ठीक है, डिलीट सर्चिंग। और यहाँ पर देखो ये मुझे बताएगा कि किस तरह से मैं डिलीट 1 और डिलीट मैं नहीं कर सकता हूँ कलेक्शन में से। बस सेम चीज़ है यार, जिस तरह से मैंने अपडेट किया बस उसी तरह से मैं डिलीट भी करूँगा। जहाँ अपडेट लिख रहा था मैं वहाँ आप डिलीट लिखूँगा, ठीक है। और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से मैं करूँगा। और यहाँ पर अगर मैं सिंटेक्स पर जाऊँ तो देखो इसका सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, जहाँ पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स थे, एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट भी मैं दे रहा था, पास कर रहा था, अब यहाँ पर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है इसका ये हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी हटा दूंगा। सबसे पहले मैं सारे सेक्शन 1 आपको, सारे नहीं सॉरी अपडेट 1 नहीं है, सिर्फ सेक्शन 1 पहला वाला आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर MongoDB दिखाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो यहाँ पर बाय द वे 101 हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर 101 लिखना पड़ेगा। बाय द वे इसको रन ही कर लेते हैं, ठीक है। रन करेंगे। ये कैसा मजाक कर रहा है मेरे साथ, कह रहा है इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड, क्या मैंने कुछ इंडेंटेशन में गलती करी है? ओके, तो मैंने यहाँ पर जो ये चीज़ है इसको कमेंट कर दिया गलती से और इसको कमेंट करना था, ठीक है। तो मैं इसको अब रन करूँगा और ये कह रहा है अपडेट 1 में से, ओके, तो मुझे डिलीट 1 करना है यार, मैं भी ना डिलीट 1 मैंने किया और क्या सेक्शन 1 वाला डिलीट होगा? कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्यों होगा, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करूँगा अगर, तो कुछ नहीं, ठीक है। बाय द वे इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है? अगर मैं r = कुछ इस तरह से करूँ और इसको प्रिंट r करूँ, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करता है, ये यहाँ पर रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है मुझे और इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डिलीटेड काउंट होता है, जो कि मैं देख सकता हूँ कितने डॉक्यूमेंट्स इसने डिलीट किए। तो मैं r.deleted काउंट कर सकता हूँ,
और ये मुझे बताएगा कि भाई कोई डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं हुआ, चिंता मत करो, क्योंकि सेक्शन 1 कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर मैं सेक्शन 101 करूँ और इसको रन करूँ तो ये एक डॉक्यूमेंट डिलीट करेगा, क्योंकि डिलीट 1 है, ठीक है, डिलीट मैनी नहीं है, ठीक है। अब मैं डिलीट मैनी आपको चला के दिखाता हूँ। डिलीट मैनी अगर मैं चलाऊँगा कुछ इस तरह से, डिलीट मैनी, तो सेक्शन 101 वाले सारे डिलीट हो जाएंगे। बाय द वे इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखो सेक्शन 101 वाला सिर्फ एक है, तो मैं काम करता हूं सेक्शन 102 वाला डिलीट करता हूं, जो कि 2 है। तो 2 डॉक्यूमेंट डिलीट होने चाहिए इस बार, ठीक है। इस वाले को कमेंट आउट करूंगा, डिलीट 1 को। तो अब मैं इसको रन करूंगा अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स डिलीट हुए। और अगर मैं यहाँ पर डिलीट मैनी के अंदर इसको कुछ इस तरह से एम्प्टी दे दूंगा, बाय द वे मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, 2 डॉक्यूमेंट्स 102 वाले डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ 101 वाला रह गया है। अब अगर मैं यहाँ पर रन कर दूँ कुछ इस तरह से डिलीट मैनी को, तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हो गया डिलीट सब, हाँ हो गया, ठीक है। कलेक्शन इज नो डेटा। तो इस तरह से आप लोग जो है CRUD ऑपरेशंस MongoDB में परफॉर्म कर सकते हो। मैं इस दोनों को भी यहाँ पर कमेंट आउट नहीं करूँगा, इनफैक्ट कमेंट आउट कर देता हूँ, पूरे को अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर डिलीट डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। और ये जो मैंने फाइल बनाई है यहाँ पर डिलीट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिलीट डॉक्यूमेंट्स लिख दूंगा, डिलीट, और यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया, कोई बात नहीं, डिलीट डॉक्यूमेंट्स फंक्शन में चलाकर कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। ऊपर मेरा पासवर्ड पड़ा हुआ है MongoDB का, ठीक है, तो मैं उसको डिलीट करता हूँ वहाँ से अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग, और इस कोड को जरा ऑर्गेनाइज करता हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को ये कोड देना भी है। तो यार मैंने यहाँ से अपना पासवर्ड हटा दिया, यूजर नेम और पासवर्ड हटा दिया, ये मेरा क्लस्टर है। यहाँ पर मैंने /टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि मेरा डिफॉल्ट डेटाबेस होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैंने डेटाबेस स्पेसिफाई कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला डेटाबेस यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने लिखी है, कुछ यूटिलिटी मेथड्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिखे बहुत ही बढ़िया तरीके से कि क्या चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर कुछ इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है। और आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को अब समझ में आ गई कि CRUD ऑपरेशंस MongoDB में पाइथन की सहायता से किस तरह से करने हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सारे लिंक्स जितने भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक ज़रूर चेकआउट कर लेना। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे इसको लेकर जाओ, जो आपने सीखा है उसको आगे लेकर जाओ। देखो MongoDB सीखने के लिए, पाइथन के थ्रू MongoDB सीखने के लिए, या किसी भी लैंग्वेज के थ्रू MongoDB सीखने के लिए आपको बहुत लंबे चौड़े वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, जितना एक्सप्लोर करोगे उतने आगे जाओगे। ये ट्यूटोरियल सेक्शन देखो काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा बोरिंग होता है मुझे पता है, जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल होती है वो कहीं ना कहीं बोरिंग लगती है लोगों को, लेकिन जैसे जैसे आप इससे यूज टू होते जाओगे वैसे वैसे आपको अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया इस वीडियो में। सो कोड को आप लोग एक्सेस कर लेना, और आप लोग MongoDB से रिलेटेड रिसोर्सेज जितनी भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं उनको एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।